नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 जो कि है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। आज के इस भाग के अंदर हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार का, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। और क्या करना है, परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपके परिवार का इतिहास जानना है कि कैसी अनुवांशिकी रही होगी, आपके परदादा परदादी कौन थे, आपके दादा दादी, उनका जन्म कब हुआ और वो पहले कहाँ पर रहते थे, किसी अन्य गांव से बसे या फिर शुरुआत से उसी गांव के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर आप अपने टीचर की, शिक्षक की मदद ले सकते हैं। तो इसका उदाहरण के लिए मैं बताऊं, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो हम उत्तर प्रदेश के रोशनपुर नामक एक छोटे से गांव में रहते हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से हमें गांव के बारे में कई ऐतिहासिक तथ्य पता चले कि गांव के पूर्वज पहली बार लगभग 1500 साल पहले यानी 500 ईसा में यहाँ पर आकर बसे थे। अब ईसा क्या होती है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उनके 500 ईसा बाद वो वहाँ पर बसे थे। कहाँ पर, रोशनपुर में। मेरे परदादा अमर सिंह एक किसान थे जिनका जन्म कब हुआ, 1910 में, और इसी गांव में हुआ था। और मुझे ये जानकारी कहाँ से मिली, पारिवारिक कहानियों से और पुरानी तस्वीरों से। तो आपको अपने परिवार का या फिर गांव का इतिहास लिखना है। ये उत्तर उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? तो ये प्रश्न है, इसके समर्थन के अंदर आपको कारण देने हैं। क्या कि इतिहासकार और जासूस सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? इतिहासकार क्या करते हैं, वो कई सारे स्रोतों से, जैसे जीवाश्म विज्ञानी होते हैं, पुरातत्व विज्ञानी होते हैं, तो लिखित में जो स्रोत है या फिर साहित्य जिसको हम बोलते हैं उससे, या फिर मानव, पौधों और जंतुओं के अवशेष या फिर उनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन करते हैं ताकि इतिहास का पता लगाया जा सके कि मानव शुरुआत में किस प्रकार से रहता था, कैसा उनका समाज था, कैसी संस्कृति थी, अपने जीवन का गुजारा कैसे करते थे। लेकिन जासूस क्या करते हैं, वो किसी डकैती के बारे में और जानते हैं कि किसने वो डकैती की होगी, या फिर किसी का कत्ल हुआ है तो उसके बारे में जानते हैं। अब जासूस क्या करते हैं, वो अज्यूम करते हैं, यानी एक कहानी बनाते हैं कि हो सकता है ऐसा 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 हुआ हो, कि चोरों ने दीवार फांदी हो, फिर वो घर में घुसे हो, फिर वो बाहर चले गए। तो वो कुछ सबूतों के तौर पर कुछ कहानी बनाते हैं या फिर उस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन इतिहासकार क्या करते हैं, जितने भी अवशेष हैं उनका अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक रूप से उनको प्रूव करते हैं कि ये चीज़ें कितने साल पुरानी रही होगी। जैसे कि साइंस की बात करें तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उससे इतिहासकार पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, तो सटीक इनको उत्तर मिल जाता है। वहीं जासूस क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, एक कहानी बनाते हैं, लेकिन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहानी बना दी हवा में। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। अब अगर आपको किसी की तुलना करनी हो तो आपको हमेशा उत्तर कैसे लिखना है, ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, इधर इतिहासकार लिखना है, इधर क्या लिखना है आपको, जासूस। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पॉइंट फर्स्ट बनाएंगे, फिर जैसे कि यहाँ पर 2 लाइन में आपका उत्तर आ गया, यहाँ पर भी पॉइंट फर्स्ट, हो सकता है यहाँ पर 3 लाइन का उत्तर हो आपका। तो आपको क्या करना है, इधर जो सेकंड पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा, वो यहाँ से शुरू करोगे, ना कि यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है। तो फिर आप ऐसे दूसरा पॉइंट लिख दोगे, फिर तीसरा पॉइंट लिख दोगे। तो अब अगर उत्तर की बात करें तो हाँ, हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कई कारणों से कर सकते हैं। कैसे, उनका खोजी दृष्टिकोण, अर्थात वो हर चीज़ की खोज करते हैं, उनका दृष्टिकोण जो होता है वो नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना, या फिर कोई चीज़ संभवतः कैसी रही होगी, कैसे हुई होगी, उसके बारे में जानते हैं। और वो साक्ष्यों का विश्लेषण
करते हैं तो उनका जो विश्लेषण का तरीका होता है उससे भी हम इनकी तुलना कर सकते हैं। साक्ष्य क्या होते हैं? सबूत। कोई चोरी या फिर कत्ल हुआ है उसका सबूत, उसके अनुसार ही तो जासूस अपनी कहानी बनाते हैं या फिर उसको हल करते हैं उस पहेली को। ठीक वहीं इतिहासकार भी, जो उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती है सबूत के तौर पर, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि मानव के द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष या जीव जंतु पौधों के द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष हो गए या फिर उन्हीं के अवशेष, तो क्या हो गया कि साक्ष्य अर्थात सबूतों के आधार पर वो अपना पहेली हल करते हैं। और कथा रचना का तरीका, इतिहास में हमें कई सारे स्रोत मिले, वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को स्रोत मिले, फिर स्रोतों के आधार पर उन्होंने ये समझा कि हाँ पहले ये चीज़ हुई होगी, फिर धीरे 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 मानव ने अग्नि का विकास किया या फिर अग्नि के बारे में खोज करी, फिर कृषि शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कथा रचना है। ठीक वैसे ही जासूस भी क्या करते हैं? कथा रचना करते हैं। उनको जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर विवरणों पर ध्यान देने का तरीका तथा समस्या समाधान का कौशल। समस्या कोई भी हो, चाहे उसका समाधान करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है या फिर मद्देनज़र रखा जाता है। तो इतिहासकार हो चाहे फिर जासूस हो, उन सब में समस्या को समाधान करने की उनमें तकनीक होती है या फिर कौशल होता है, ताकि उनका जो उत्तर हो या फिर उनकी जो खोज है वो एकदम सही हो और सटीक हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। क्या करना है आपको कि समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को क्रम के अनुसार लगाना है। कौन कौन सी तिथियां? 223 सामान्य संवत, तो इसको सामान्य संवत अर्थात सीई और सामान्य संवत पूर्व अर्थात बीसीई। तो जो सामान्य संवत है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे और बाकी को हम क्या करेंगे? टिक मार्क लगा देंगे। और 223 सामान्य संवत पूर्व, फिर 100 सामान्य संवत, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। 100 सामान्य संवत पूर्व, इसको टिक मार्क लगा देते हैं। 1900 सामान्य संवत पूर्व, इसको आप क्या करेंगे? टिक मार्क लगाएंगे। और 1090 सामान्य संवत अंडरलाइन कर दीजिए। 2024 सामान्य संवत। तो आपके पास कितने आंकड़े हैं? सामान्य संवत के 1, 2, 3, 4 और सामान्य संवत पूर्व के 1, 2 और 3 है। तो आपको क्या करना है? इसका उत्तर कैसे करेंगे हम? एक तिथि रेखा बनानी है आपको, समय रेखा बनानी है। यहाँ मान लीजिए एक है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का या फिर उनका जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो ये पॉइंट है। इसके इधर की साइड CE और इधर इस साइड क्या होगा? BCE। तो CE कौन सा है जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं? ये CE है और बाकी जो छोड़ दिए मैंने वो सारे BCE के हैं। तो इनको आपको क्या करना है? समय रेखा पर इंगित करना है। तो सबसे पहला क्या है? 223 सामान्य संवत और 100 सामान्य संवत, 1090 सामान्य संवत और 2024 सामान्य संवत। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? 100 सामान्य संवत आएगा, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए। उसके बाद 323 सामान्य संवत आएगा, ये हो गया आपका 323। उसके बाद में क्या आएगा? 1090 सामान्य संवत और इसके बाद आएगा 2024 सामान्य संवत। इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका भविष्य होगा। अब BCE की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? 100 सामान्य संवत पूर्व, तो वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 100 सामान्य संवत पूर्व। उसके बाद में 323 सामान्य संवत पूर्व, तो यहाँ पर 323 सामान्य संवत पूर्व आ जाएगा। और इसके बाद में आखिरी आएगा 1900 सामान्य संवत पूर्व, तो यहाँ पर लगभग 1900 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो आप ये इस समय रेखा पर इंगित कर रहे हैं चीज़ें, उसके बीच का गैप ध्यान रखना। जैसे 100 से 300 के बीच में कम गैप होगा, फिर 323 से लेकर 1090 के बीच में आपको कितना गैप रखना है, वो चीज़ें आप स्केल से भी कर सकते हैं। जैसे कि एक समय रेखा बना दीजिएगा, फिर यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ, फिर इसके बाद यहाँ 500, 1000, 1500 और ऐसे ही आगे बढ़ना है आपको। इधर भी मान लीजिए 500, फिर 1000, 1500। तो ऐसे आपको उत्तर लिखना है ताकि आपका उत्तर सही हो, कोई भी मौका नहीं देना है उत्तर गलत होने को।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संवत किस शताब्दी से है। शताब्दी क्या होती है? 100 वर्ष का समय। और बताना है उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष बाद में हुआ। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 BCE। और चंद्रगुप्त का कब हुआ? 320 BCE। अब शताब्दी कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेकर 100 तक पहली शताब्दी, फिर 101 से लेकर 200 तक दूसरी शताब्दी, तीसरी कब होगी? 201 से 300 वर्ष तक की चौथी शताब्दी, 301 से लेकर 400 वर्ष तक की। तो 320 सामान्य संवत पूर्व कहाँ पर आएगा? कौन सी शताब्दी होगी? वो आएगा इसके अंदर, चौथी शताब्दी। तो इसका क्या उत्तर होगा? चौथी शताब्दी के अंदर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि राजा चंद्रगुप्त का जन्म चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ध्यान रखिएगा, शताब्दी के पीछे आपको ईसा पूर्व लिखना ज़रूरी है, वरना आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि राजा चंद्रगुप्त का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था और बुद्ध का कब हुआ? 560 ईसा पूर्व में। तो आप कैसे हल करेंगे? 560 माइनस 320 अर्थात बुद्ध के जन्म के वर्ष में से आपको सम्राट चंद्रगुप्त के जन्म वर्ष को घटा देना है। इसका उत्तर क्या आएगा? 240 वर्ष। तो चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ? बुद्ध के 240 वर्ष बाद में उनका जन्म हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये समय रेखा देख लीजिए। ये समय रेखा है, इसके अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार का समय इंगित किया गया है, जिसमें BCE और CE दोनों है। अर्थात सामान्य संवत यहाँ से इस तरफ है और इस तरफ क्या है? सामान्य संवत पूर्व। तो ये कई सारी खास तारीखें हैं, तिथियां हैं, जहाँ पर कुछ मुख्य घटनाएं हुई या फिर कुछ खास लोगों का जन्म हुआ है। तो ये समय रेखा ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ, तो उनका संबंध किस शताब्दी से है? तो 1801 से लेकर 1900 तक कौन सी शताब्दी होगी? तो वो होगी 19वीं शताब्दी। तो इसका उत्तर क्या होगा? 19वीं शताब्दी। फिर उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्व हुआ? भारत को कब स्वतंत्रता मिली? तो वो मिली थी 1947 के अंदर। और इनका जन्म कब हुआ था झांसी की रानी का? 1828 में। तो आपको क्या करना है? 1947 में से 1828 को घटा देना है। तो उत्तर क्या होगा? 119 वर्ष। इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि झांसी की रानी का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ और भारत को आज़ादी स्वतंत्रता कब मिली? 1947 के अंदर। तो 1947 माइनस 1828 बराबर 119 वर्ष पहले जन्म हुआ था झांसी की रानी का। किससे पहले? स्वतंत्रता से पहले। अर्थात झांसी की रानी का जन्म भारत की स्वतंत्रता से 119 वर्ष पूर्व हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। तो 12,000 वर्ष ये है। अब इसको तिथि के रूप में बदलने के लिए आप क्या करोगे? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। मान लीजिए कि वर्तमान 2024 ईस्वी है, तो 12,000 वर्ष पूर्व क्या होगा? तिथि क्या होगी? 12,000 माइनस 2024 प्लस 1। क्यों? क्योंकि समय रेखा पर एक कॉमन है, 0 नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? 1977 ईसा पूर्व होगा। अब हाल ही में तो 2025 चल रहा है, यहाँ पर हमने 2024 माना है। तो 12,000 माइनस 2025 प्लस 1। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा 9,976 ईसा पूर्व पहले। तो ध्यान रखना है आपको कि अभी हाल ही में 2025 चल रहा है, यहाँ सिर्फ माना है, तो कोई भी वर्ष आ सकता है। तो सही उत्तर लिखना है, इसको सही से हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निकटतम संग्रहालय की भ्रमण की योजना बनाइए। अब भ्रमण की योजना के लिए आप क्या करेंगे? अपने टीचर को बोलेंगे, टीचर प्रिंसिपल से बात करेगी। फिर संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में
पहले से ही कुछ जानकारी जुटा लीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार की वस्तुएं हैं, कौन से स्रोत है और वो जगह कहाँ पर है। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियाँ तैयार कीजिए और भ्रमण के पश्चात आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखनी है, जिसके अंदर आपको भ्रमण से जुड़ी हुई स्मृतियों एवं रोचक बातों और घटनाओं को रेखांकित करना है या फिर लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने इतिहास की टीचर को, हिस्ट्री टीचर को बताएंगे, फिर वो अपने प्रिंसिपल से बात करेगी, फिर आपको जानना है या फिर आपके टीचर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी लोकेशन पे जाना है, वहाँ के बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? संग्रहालय भ्रमण रिपोर्ट शुरू करेंगे कि इसको तैयार कैसे किया। तो राष्ट्रीय संग्रहालय में जाने से पहले मैंने उनकी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से संपर्क किया, ताकि उसके बारे में कुछ पहले से ही हमें जानकारियाँ प्राप्त हो, और पाया कि इसमें प्राचीन भारत की कलाकृतियाँ हैं। प्रदर्शनी में भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों से टेराकोटा मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और मुहरे आभूषण जैसी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई है, जो कि इतिहास के क्या है, स्रोत हैं। कौन कौन से? मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, मुहरे, आभूषण आदि। तो इन स्रोतों के माध्यम से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये चीज़ें आपने पहले से ही पता कर ली। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि भ्रमण के दौरान क्या हुआ। भ्रमण के दौरान मैं विभिन्न अनुभागों पर नोट्स बना रहा था और उनका रखरखाव कर रहा था। विशेष रूप से हड़प्पा गैलरी, मौर्य और गुप्त युग की कलाकृतियाँ, बौद्ध युग से संबंधित कला अनुभाग और मध्यकालीन भारतीय कला और मूर्तिकला तथा वस्त्र सजावटी कलाओं पर ध्यान केंद्रित किया। अब ये तो हो गया भ्रमण के दौरान क्या हुआ। अब भ्रमण के बाद में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय, अब यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय तो नहीं होगा, हो सकता है आपके राज्य का जो संग्रहालय हो वो हो, उसकी यात्रा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रही। क्यों? क्योंकि कोई भी संग्रहालय की यात्रा या फिर वहाँ पर आप विज़िट करते हैं तो आपको इतिहास के बारे में कई सारी चीज़ें पता लगती है या फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे दिलचस्प बात अगर हम करें तो हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन थे, जिसके सराहनीय कौशल था उसका, या फिर शिल्प कौशल, उसको बनाने की कला जो थी उसका प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मुहरे और आभूषण जैसी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई। समकालीन कला एक और आकर्षण थी, जिसमें प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा आधुनिक और समकालीन कलाकृतियाँ रखी गई थी, जो ऐतिहासिक संग्रहों के विपरीत थी। इन कृतियों ने समकालीन युग में भारतीय कला की गतिशील और विकासशील प्रकृति को उजागर किया। तो आपको यहाँ से इस रिपोर्ट के अंदर जो जो चीज़ें आपने उस संग्रहालय से जानी है वो सारी लिखनी है। तो समकालीन भारत के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए और उसे स्थानीय इतिहास एवं उससे जानना क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय पर व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों कि अपने टीचर से बोलना है कि किसी पुरातत्व विज्ञानी को स्कूल में बुलाए और विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करें। किसके बारे में? उस जगह के या फिर स्थानीय जगह के इतिहास के बारे में, और वहाँ का इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है। तो ये आप अपने हिस्ट्री टीचर के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।